हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुनो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चालू किया है मानव स्वास्थ्य। हम लोगों ने नया चैप्टर चालू किया है। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल चैप्टर मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी मानव में होने वाले कुछ कॉमन डिजीज़ के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बैक्टीरिया की डिजीज़ टाइफाइड को पढ़ा था, निमोनिया को पढ़ा था। टाइफाइड निमोनिया लास्ट में पढ़े हम लोगों ने, और कॉमन कोल्ड सामान्य जुकाम पढ़ा। इस वाले लेक्चर में हम लोग इसी को सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और मानव में होने वाले कुछ सामान्य रोगों की बात करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोजोवन डिजीज़, प्रोटोजोवा से होने वाले डिजीज़ मलेरिया के बारे में। ठीक है जी, चलिए चालू करता हूँ मैं। मानव में आपको डिजीज़ जो देखने को मिल रही है, कुछ रोग प्रोटोजोवा से भी होते हैं। आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा, एक ऐसा रोग जिसे मनुष्य कई सालों से लड़ता आ रहा है। तो मलेरिया ऐसा माना जाता था शुरू में कि ये ड्यू टू बैड एयर होता है, बुरी हवा के कारण। मैल एरिया, यहाँ पे मलेरिया जो टर्म यूज़ हुआ है, मैल का मतलब है मेलाफाइड या बुरी, एरिया ये एयर के लिए है कि बुरी हवा से होने वाली संक्रामक बीमारी। तो आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा, एक ऐसा रोग जिससे मनुष्य कई सालों से लड़ता आ रहा है। प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत छोटा सा प्रोटोजोवन इस रोग के लिए उत्तरदायी है। अगर आपसे पूछा जाए कॉजेटिव एजेंट कौन है मलेरिया का, तो आपका जवाब होगा प्लाज्मोडियम। मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है मलेरिया? प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। प्लाज्मोडिया की विभिन्न जातियां, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा होने वाला मैलिग्नेंट मलेरिया सबसे गंभीर बीमारी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे गंभीर टाइप का मलेरिया कौन सा है, तो मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से होने वाला, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से होने वाला मलेरिया, जिसको हम लोग मैलिग्नेंट मलेरिया बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा गंभीर टाइप का मलेरिया है। और ये घातक भी हो सकता है, फैटल भी हो सकता है, मृत्युदायक भी हो सकता है, घातक। ठीक है जी, चलिए आगे। आइए प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर एक निगाह डालें। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को पढ़ें। जब संक्रमित मादा एनोफिलीज मानव को काटती है, वो मादा जिसमें प्लाज्मोडियम ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है। जब संक्रमित मादा एनोफिलीज, तो एनोफिलीज सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, फीमेल एनोफिलीज के काटने से मलेरिया होता है। सबसे पहली बात तो ये आप लिख लीजिए, फीमेल एनोफिलीज के काटने से। मेल एनोफिलीज जो है वो ब्लड सक नहीं करता, खून नहीं चूसता। आपने गाना सुना होगा, खून चूस ले तू मेरा खून चूस ले। तो ये मेल एनोफिलीज ब्लड सक नहीं करता, खून नहीं चूसता। फीमेल एनोफिलीज ही केवल ब्लड सक करती है। तो यही वेक्टर की तरह काम कर रही है। वेक्टर उसको बोलते हैं जो किसी चीज़ को फैला दे। तो मलेरिया को फैलाने में एनोफिलीज का, फीमेल एनोफिलीज का रोल है। तो फीमेल एनोफिलीज वेक्टर की तरह काम कर रही है। संक्रमित मादा एनोफिलीज मानव को जब काटेगी तो मानव में ये बीमारी होगी। तो प्लाज्मोडियम जीवाणुज स्पोरोजोइट्स के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं। जब ये काटती है तो इसके काटने से प्लाज्मोडियम जीवाणुज स्पोरोजोइट्स के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं। प्लाज्मोडियम जीवाणु घुस जाएंगे। जीवाणु संक्रामक है और ये स्पोरोजोइट्स जो हैं, ये जीवाणु स्पोरोजोइट्स के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं। जीवाणु संक्रामक रूप है, ये इन्फेक्शियस फॉर्म है। जीवाणु स्पोरोजोइट्स जो हैं ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इन्फेक्शियस है। प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो अब ये जब इस फीमेल एनोफिलीज ने काटा, फीमेल एनोफिलीज ने ब्लड सक किया, तो फीमेल एनोफिलीज जब ब्लड सक करती है तो रिलीज़ कर देती है ब्लड सर्कुलेशन में स्पोरोजोइट्स को, और ये स्पोरोजोइट्स इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन कॉज करते हैं।
प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। ये प्रारंभ में शुरू में जब ये आ गए ब्लड सर्कुलेशन में हेल्दी ह्यूमन के, तब ये उसके लीवर में अपनी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करते हैं। उसके बाद ये लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करते हैं। तो आइए देखें, ये आपको जो डायग्राम दिया है, ये देखिए फीमेल एनोफिलीज ने काटा। उसने जब ये काटती है तो ये रिलीज़ करती है यहाँ पे अपना सलाइवा। सलाइवा क्यों रिलीज़ करती है? सलाइवा रिलीज़ करती है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो जाए, वो आसानी से ब्लड को पी सके। वो ब्लड पीने आई है, वो मलेरिया फैलाने नहीं आई, लेकिन साइड बाय साइड उसने मलेरिया भी फैला दिया। जब उन्हें सलाइवा रिलीज़ किया, सलाइवा में एंटी कोएगुलेंट होता है, एंटी कोएगुलेंट होता है। वो एंटी कोएगुलेंट ब्लड को थक्का नहीं बनने देता, लेकिन जब वो सलाइवा रिलीज़ करती है तो उसमें एंटी कोएगुलेंट तो है, साथ में स्पोरोजोइट्स भी हैं। तब स्पोरोजोइट्स आ गए हैं ब्लड सर्कुलेशन में हेल्दी ह्यूमन के। अब ये स्पोरोजोइट्स पहुँचे लीवर में, लीवर में जाके इन्होंने अपना कार्यक्रम किया। क्या किया? कार्यक्रम किया मतलब नंबर बढ़ाया। परजीवी स्पोरोजोइट्स रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में चले जाते हैं। यकृत में जाने के बाद अपना नंबर बढ़ाएंगे। नंबर बढ़ाने के बाद परजीवी यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, स्पोरोगोनी करेगा, नंबर बढ़ाएगा, कोशिका को फोड़ देता है। अल्टीमेटली कोशिका बर्स्ट हो जाएगी और रक्त में छोड़ करता है और रक्त में ये रिलीज़ हो जाएंगे, मोचन हो जाएगा इनका, रक्त में मोचित करता है कि रक्त में छोड़ देता है किसको? ये जो इसने नंबर बढ़ा लिया उनको। अब ये नंबर परजीवी जो हैं ये लाल रुधिर कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है। तो पहले इसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया लीवर सेल में, फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा आरबीसी में। अब ये आरबीसी में आ गया लाल रुधिर कणिकाओं में, उन्हें फोड़कर आखिरी में उनकी भी लिसिस हो जाएगी, फूट जाएंगे। इस प्रकार ज्वर तथा अन्य लक्षणों का चक्र शुरू कर देता है। और आखिरी में आके ये भी आरबीसी भी बर्स्ट होंगे, तब ये रिलीज़ करेंगे हीमोग्लोबिन और हम लोग को कपकपी आएगी, बुखार आएगा। मोचित परजीवी ये जो रिलीज़ हुए परजीवी नई रक्त कोशिकाओं को संक्रमण करते हैं। इस तरह से नई रक्त कणिकाओं को संक्रमण किया। आखिरी में आके लैंगिक अवस्थाएं युग्मक जनक गैमीटो हमारे ये गैमीटोजेनेसिस आखिरी में आके होगा। किसमें? आखिरी में आके गैमीटोजेनेसिस हो रहा है जब ये मादा मच्छर के आहार के साथ उसमें चला जाएगा, मादा मच्छर के अमाशय में। तो लैंगिक अवस्थाएं हमारे ये जो लैंगिक अवस्थाएं हैं लाल रुधिर कणिकाओं में परिवर्धन होता है, उसमें मैच्योर हुई, ट्रांसफॉर्म हुई। अब ये जो हमारी लैंगिक अवस्थाएं हैं, जब मादा मच्छर ने फिर से ब्लड चूसा तो ये मादा मच्छर के अमाशय में आ जाती हैं। कौन सी जी? लैंगिक अवस्थाएं युग्मक जनक मादा अवस्था के अमाशय में आ जाएंगी। वहाँ पे इनसे बनेंगे गैमीट और उन गैमीट का फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर उन गैमीट का फ्यूज़न होगा, उससे बनेगा जाइगोट और वो जाइगोट अल्टीमेटली किसको गिव राइज करेगा? वो जाइगोट अल्टीमेटली गिव राइज करेगा परिपक्व संक्रामक अवस्थाएं जीवाणु जंत्र से निकलकर मच्छर की लार ग्रंथियों में चले जाते हैं। और फाइनली ये जो हमारे ऊकाइनीट है, ऊकाइनीट रिलीज़ करेंगे स्पोरोजोइट्स और स्पोरोजोइट्स तब उसकी लार ग्रंथियों में इस्टेब्लिश हो जाएंगे। और जब ये फर्दर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटेगा तो उसमें फिर ये स्पोरोजोइट्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ता हूँ मैं, फिर से क्लैरिटी होगी। अभी थोड़ा आपको मैं समझ रहा हूँ क्लियर नहीं हुआ होगा, खैर कोई बात नहीं, अभी आगे पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो प्रारंभ में इन्होंने परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते रहे। ये परजीवी जो आ गए यकृत में अपनी संख्या बढ़ाई। उसके बाद लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण किया, वहाँ संख्या बढ़ाई। ठीक है, फिर लाल रुधिर कणिकाएँ फटी, उन्होंने रिलीज़ क्या किया? उन्होंने रिलीज़ किया हमारा हीमोग्लोबिन। लाल रुधिर कणिकाओं के फटने के साथ ही एक अविषालु टॉक्सिक पदार्थ हीमोग्लोबिन रिलीज़ होता है। टॉक्सिक पदार्थ हीमोग्लोबिन रिलीज़ हुआ जो ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल से आने वाले उच्च आवर्ती ज्वर के लिए उत्तरदायी है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये ठिठुरन, कपकपी के लिए और 3 से 4 दिन के अंतराल के बाद जो हाई टेम्परेचर आ रहा है उसके लिए उत्तरदायी है। जब मादा एनोफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है
अब मादा एनोफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटेगी तब परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तब ये परजीवी उसके शरीर में फिर से प्रवेश कर गए और उनके आगे का परिवर्धन वहाँ होता है। कहाँ होता है? एनोफिलीज मॉस्किटो के शरीर में। यह परजीवी मच्छर में बहुसंख्यक रूप से बढ़ते रहते हैं और ये परजीवी जो है, ये परजीवी मच्छर में बहुसंख्यात्मक रूप से बढ़ते रहते हैं और जीवाणु बन जाते हैं, ओकाइनिड बन जाएंगे और उसके बाद लार ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं। ओकाइनिड बनने के बाद ये स्पोरोजॉइट फॉर्मेशन करेंगे और स्पोरोजॉइट फॉर्मेशन करके लार ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। जब मच्छर किसी मानव को काटता है, अब ये मच्छर जब किसी मानव को काटेगा, जब मच्छर किसी मानव को काटता है, जब मादा एनोफिलीज जब मच्छर किसी मानव को काटता है तो ये जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो ये स्पोरोजॉइट उसके शरीर में फिर से प्रवेश कर जाएंगे। आ रहा समझ में? नहीं? ठीक है। प्लाज्मोडियम की हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो फिर से एक बार देखिए, आपको एक्सप्लेन करूँ बहुत तेज़ी में। प्लाज्मोडियम ये स्पोरोजॉइट के रूप में मानव शरीर में आता। तो जब फीमेल एनोफिलीज ने ह्यूमन को काटा तो इसने अपनी लार रिलीज करी है ताकि कोएगुलेशन ना हो जाए। उस लार में है स्पोरोजॉइट्स। ये स्पोरोजॉइट्स आ गए ह्यूमन में। ये स्पोरोजॉइट्स जो इन्फेक्शियस है, हम लोग के लिए संक्रमण करने वाले, स्पोरोजॉइट आने के बाद ये अपना नंबर बढ़ाएंगे किसमें? लीवर सेल्स में अपना नंबर बढ़ाएंगे। उसके बाद लीवर सेल्स से रिलीज होंगे, आरबीसी में एंटर हो जाएंगे। तो आरबीसी में इन लोग की सेक्सुअल स्टेज डेवलप होती है, आरबीसी में अपना नंबर बढ़ाते हैं। जो भी ये सेक्सुअल स्टेज इसकी बन गई वो कहलाती है गैमेटोसाइट्स डेवलप हो गई। अब इन्होंने आरबीसी में अपना नंबर बढ़ाया, आरबीसी को बर्स्ट किया, आरबीसी लिसिस हुई और ये ब्लड सर्कुलेशन में भी गैमेटोसाइट है। अब किसी ऐसे आदमी को फीमेल एनोफिलीज ने खून पिया जिसमें ये गैमेटोसाइट उसके ब्लड में घूम रहा है, फीमेल एनोफिलीज के आ जाएंगे अब वो स्टमक में गैमेटोसाइट से बनेंगे गैमीट, बन जाएंगे क्या? गैमीट बन जाएंगे, युग्मक बन जाएंगे। इन युग्मक के संयोजन से क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा, जाइगोट। जाइगोट कहाँ बना है? जाइगोट बना है उसके स्टमक में, फीमेल एनोफिलीज के। ये जाइगोट ऊकाइनिट बना लेता है। जाइगोट की अगली स्टेज आ जाएगी ऊकाइनिट, और ये फीमेल एनोफिलीज के स्टमक को बोर करके उसको छेद करके ऊपर निकल आता, तब ये कहलाता ऊसाइट। इसके अंदर बनते हैं स्पोरोजॉइट्स। फाइनली ये ऊसाइट लिसिस होगी और स्पोरोजॉइट लिबरेट होंगे। ये स्पोरोजॉइट अब उसकी लार में, सलाइवा में, सलाइवरी ग्लैंड में फॉर टाइम बीइंग स्टोर हो जाएगी। और जब ये मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो किसी हेल्दी ह्यूमन को काटेगी तो उसके सलाइवा में अब स्पोरोजॉइट्स हैं। इस तरह से ये सर्कुलेशन पूरा होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो मैं समझता हूँ आप लोग को बात समझ में आई होगी। मेनली क्या है, इस वाले डायग्राम को आप देखिए, समझिए इस वाले डायग्राम को। जब इसने फीमेल एनोफिलीज ने हेल्दी ह्यूमन को काटा तो उसने रिलीज़ की है क्या? स्पोरोजॉइट्स लीवर सेल में पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, अपना नंबर बढ़ाया, लीवर सेल्स बर्स्ट हुई, ब्लड सर्कुलेशन में आ गए ये स्पोरोजॉइट्स। अब ये चले गए आरबीसी में। आरबीसी में नेक्स्ट स्टेज डेवलप करते हैं गैमेटोसाइट, जो कि उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, लैंगिक जनन के लिए स्टेजेस हैं। अब ये गैमेटोसाइट आरबीसी में अपना नंबर बढ़ाते हैं और फाइनली आरबीसी का भी लिसिस हो जाएगी, फट जाएगी और ये फिर से रिलीज हो जाएंगे ब्लड सर्कुलेशन में। अब ब्लड सर्कुलेशन में जो आदमी मलेरिया से ग्रसित है, ये घूम रहा है, तब तक उसका एनोफिलीज मॉस्किटो ने फिर से ब्लड चूसा, किसी दूसरे या उसी ने, किसी ने भी। तो अब फीमेल एनोफिलीज के स्टमक में ये गैमेटोसाइट पहुंच गया, और फीमेल एनोफिलीज की जब ये गैमेटोसाइट पहुंचे हैं तब ये नर और मादा गैमीट बनाएंगे। गैमेटोसाइट से नर और मादा गैमीट, और उनके फ्यूजन से बना जाइगोट। ये जो जाइगोट बना, ये जाइगोट बना है मादा मच्छर के आमाशय में। अब ये जाइगोट ऊकाइनिट में डेवलप हो जाता है, नेक्स्ट स्टेज।
और इसके मच्छर की आमाशय की दीवार को छेदता हुआ बाहर निकल आता, तब हम इसको oocyte बोलते हैं। अब इसमें ये जो मॉस्कीटो की स्टेज oocyte है, इसमें तमाम स्पोरोजोइट्स डेवलप होते हैं और ये स्पोरोजोइट्स फाइनली oocyte बर्स्ट होगी, ये स्पोरोजोइट्स लिबरेट होंगे और सलाइवरी ग्लैंड में सेटल हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। इस तरह से ये चक्र चल रहा है। क्लियर हो गई बात? तो आपसे पूछा क्या जाता है? आपसे पूछा जाता है कि एनोफिलीज मॉस्कीटो में ये जो हमारा प्लाज्मोडियम है, इसकी कौन सी फेज़ हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा। पहली बात तो ये लिख लीजिए। फिर आपसे पूछा जाता है कि ये मानव में, ये लीवर सेल्स में और आरबीसी में प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज कंप्लीट होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज पूरी होती है। फिर आपसे पूछा जाता है कौन सी प्लाज्मोडियम की स्टेज है जो मानव के लिए संक्रमित स्टेज है? स्पोरोजोइट है। यही आपसे सब पूछा जाता है और नहीं पूछा जाता कुछ भी। क्लियर? स्पोरोजोइट फीमेल एनोफिलीज में बाकी तो सब स्टेजेस जो हैं इसकी, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं उसके लाइफ साइकिल की, तो बाकी की सब तो उसके आमाशय में पच जाती है। केवल कौन सी नहीं पचती? केवल उसके आमाशय में गैमीटोसाइट नहीं पचती। तो गैमीटोसाइट से फिर गैमीट बन के फिर जाइगोट बन जाता है और इस तरह से ये साइकिल पूरा हो जाएगा एनोफिलीज मॉस्कीटो का। एनोफिलीज मॉस्कीटो के काटने से होगा आपको मलेरिया। मेल मॉस्कीटो नहीं काटता, मेल मॉस्कीटो ब्लड नहीं चूसता, फीमेल एनोफिलीज ब्लड चूसती है केवल, क्योंकि उसके जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए ब्लड आवश्यक है ह्यूमन का, इसलिए वो ब्लड चूसती है। क्लियर हो गई बातें? और उसके सलाइवा में एंटीकोएगुलेंट होता है जिसको हम लोग एनोफिलीन बोलते हैं। आइए समझें अब आप। जीवाणु हमारे स्पोरोजोइट्स, तो आपसे ये पूछा जाता है स्पोरोजोइट्स उसके लिए जो हैं इन्फेक्शियस एजेंट है हमारे लिए। मनुष्य और मच्छर, ये दिलचस्प बात है कि मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर दोनों परपोषियों की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया आपको? एक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों की आवश्यकता है। मादा एनोफिलीज रोगवाहक अथवा रोग का संचारण करने वाली भी है। मादा एनोफिलीज वेक्टर की तरह काम करती है। मानव की वृहत आंत में पाए जाने वाले एंट अमीबा, ये तो हो गया अब आपका मलेरिया के बारे में, इतना बहुत है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोवन परजीवी से अमीबाइसिस या अमीबी अतिसार होता है, अमीबिक डिसेंट्री होती है। तो मानव की वृहत आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में, वृहत आंत में पाए जाने वाले एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो आपसे पूछा जाएगा कि अमीबिक डिसेंट्री का पॉजिटिव एजेंट कौन है? तो अमीबा ना टिक कर दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए अमीबाइसिस डिजीज़, अमीबाइसिस डिजीज़ किसकी वजह से हो रही है, तो आपको नाम देख के लगा अमीबा से हो रही है, तो अमीबा को ना टिक कर दीजिएगा। अमीबा से नहीं होती, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है। मानव की वृहत आंत में पाए जाने वाले एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोवन परजीवी से अमीबाइसिस डिजीज़ होती है। कोष्ठबद्धता, कब्ज जिसको हम लोग बोल रहे हैं कॉन्स्टिपेशन, उदरी पीड़ा, उधर में एब्डोमिनल पेन, ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्म और रक्त के थक्के वाला मल इस रोग के लक्षण है। तो इस रोग के लक्षण क्या है? इस रोग के लक्षण है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, ऐंठन, म्यूकस, बहुत अधिक म्यूकस वाला मल, स्टूल विद हाई अमाउंट ऑफ म्यूकस, एंड ब्लड को थक्कों का मिलना, ब्लड क्लॉट्स मिलना, ब्लड क्लॉट वाला स्टूल, इस रोग के लक्षण है। किसके? अमीबाइसिस के। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्म मल, ज़्यादा म्यूकस मिलना और रक्त के थक्के वाला मल इस रोग के लक्षण है। घरेलू मक्खियाँ इस रोग की शारीरिक वाहक। तो वेक्टर इसका कौन है? अमीबाइसिस का वेक्टर है फ्लाइज, हमारी डोमेस्टिक फ्लाइज, घरेलू मक्खियाँ, और परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उनको संदूषित कर देती हैं। और ये फ्लाइज क्या करती हैं, मक्खियाँ क्या करती हैं, ये जो पैरासाइट है परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से, इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल से
ये भोज्य पदार्थों की तरफ ले जाती हैं और भोज्य पदार्थों को संदूषित कर देती, कॉन्टामिनेटेड कर देती। मल पदार्थ द्वारा संदूषित और मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के प्रमुख स्रोत हैं। मक्खी है, भिन आ रही है, पहले ये मल पदार्थ पे, फिर ये बैठ गई जाके भोज्य पदार्थ पे। इस तरह से इसने भोज्य पदार्थ को कॉन्टामिनेटेड कर दिया, संक्रमित कर दिया। वही कॉन्टामिनेटेड भोज्य पदार्थ किसी हेल्दी पर्सन ने खा लिया तो उसको हो जाएगा इन्फेक्शन। तो मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के मुख्य स्रोत हैं। तो इसीलिए कहते हैं आप लोग को कि आप लोग खुले में रखी चीज़, हॉकर हैं जो रोड साइड हॉकर हैं, उनसे ना खाएं। घरेलू मक्खियाँ इस रोग की शारीरिक वाहक है। परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उनको संदूषित करती हैं। पदार्थ को मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के मुख्य स्रोत है। सामान्य गोलकृमि, एस्कैरिसिस और फाइलेरिया पे आइए। अब हम लोगों ने बात कर ली, प्रोटोजोवन की भी बात कर ली, हम लोगों ने बैक्टीरिया की बात कर ली। तो बैक्टीरिया के 2 डिजीज़ को हम लोगों ने पढ़ा, टाइफॉइड को, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफाई से हो रहा, और निमोनिया को पढ़ा। निमोनिया हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो रहा। उसके बाद कॉमन कोल्ड पढ़ा, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से हो रहा। उसके बाद हम लोगों ने प्रोटोजोवन डिजीज़ मलेरिया को पढ़ा, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से हो रहा। और उसके बाद हम लोगों ने अमीबाइसिस को पढ़ा जो एंट अमीबा हिस्टोलिट का प्रोटोजोवन से हो रहा है। इनके लक्षण सबके अलग अलग आप एक कॉलम बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है जी। मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के मुख्य स्रोत हैं। सामान्य गोलकृमि, एस्कैरिस और फाइलेरिया कृमि, वुचेरेरिया कुछ ऐसे कृमि हैं जो मनुष्य के लिए रोगजनक है। तो हम लोग के राउंड वॉर्म्स में एस्कैरिस और फाइलेरिया कृमि, वुचेरेरिया कुछ ऐसे कृमि हैं, कीड़े हैं जो मनुष्य के लिए रोगजनक है। आंत्र परजीवी एस्कैरिस से एस्कैरियासिस हो रहा है। ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइन में मिलता है एस्कैरिस, और एस्कैरियासिस बीमारी करता है, नामक रोग हो जाता है। आंतरिक रक्तस्राव इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन पेशी पीड़ा, ज्वर फीवर, अरक्तता एनीमिया तथा आंत का अवरोध तथा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इस रोग के लक्षण हैं। तो आंतरिक रक्तस्राव होगा, पेशी पीड़ी होगी, ज्वर होगा, रक्तता होगी, इस रोग के लक्षण हैं। इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल गए और मिट्टी, जल, पौधों आदि को संशोधित करते हैं। उसके बाद वो मिट्टी को, जल को, पौधों को संदूषित करेंगे। स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण संदूषित पानी, कॉन्टामिनेटेड वाटर की सहायता से ये स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच गए, या शाक सब्जियों की सहायता से जिनमें कॉन्टामिनेशन हो रखा है, फ्रूट्स की सहायता से, और वहाँ जाके ये फिर अपना जीवन चक्र चालू करते हैं। तो नए आदमी में इन्फेक्शन हो जाता है अगर वो कॉन्टामिनेटेड वाटर का, कॉन्टामिनेटेड संदूषित पदार्थों का, पेय पदार्थों का या खाद्य पदार्थों का सेवन कर लेता है। तो ये तो हुआ एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस हमारा आंत का परजीवी है और इसकी वजह से आंतरिक रक्तस्राव, पेशी पीड़ा, ज्वर, अरक्तता वगैरह हो रहा है। वुचेरेरिया पे आइए। वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचेरेरिया मेलाई ये ऐसे फाइलेरिया कृमि हैं। फाइलेरियासिस होती है जिसकी वजह से, जिनके कारण अंगों में प्रायः अर्धपाद की लसिका वाहियों में धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोथ हो जाता है। तो ये आपके टांगों की जो हमारी लसिका वाहिनियाँ हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, उनका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाती हैं और एक हम लोग का दीर्घकालिक, जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्रोनिक बीमारी, दीर्घकालिक इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, फूल जाएंगी वो, इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाता है। यह कृमि इन अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं और कई वर्षों तक ये कृमि उन अंगों में रहेंगे। यह रोग हस्तीपात, हाथी पाँव या शलीपद, एलिफेंटियासिस या फाइलेरिया कहलाता है। इस रोग को हम लोग एलिफेंटियासिस, कहाँ जा रहा हूँ, यह रोग हस्तीपात, हाथी पाँव या शलीपद, एलिफेंटियासिस या फाइलेरिया
फाइलेरियासिस कहलाता है। तो इस रोग को हम लोग एलिफेंटियासिस या हाथी पाँव या फाइलेरिया डिजीज फाइलेरियासिस कहते हैं। होता क्या है, तो लोअर लिम्स की, अर्धपाद की मतलब लोअर लिम्स, नीचे की टांगों की लोअर लिम्स की लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक हो गई हैं। तो लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक हो जाने से इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, शोथ हो जाएगा, और वो हाथी के जैसे पाँव, जैसे हाथी का पाँव होता है वैसा दिखाई देने लगता, इसलिए इसको हम लोग हाथी पाँव कहते हैं। जेनेटिक अंग भी अक्सर इस रोग से प्रभावित हो जाते हैं। तो कई बार जेनाइटल्स भी, वो अंग जिनकी सहायता से मनुष्य जनन करता है, वो अंग भी कई बार उसमें इन्फेक्टेड हो जाते हैं, वो भी प्रभावित हो जाते हैं। इस कारण से बड़ी भारी विरूपताएँ आ जाती हैं, तो लार्ज स्केल डिफॉर्मिटी हो जाती। रोगवाहक मादा मच्छर जब किसी स्वच्छ व्यक्ति को काटती है तो रोगजनक उस व्यक्ति के शरीर में संचारित हो जाते हैं। तो फाइलेरिया किसके काटने से हो रहा? फाइलेरिया क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से होता है। तो फाइलेरिया फीमेल क्यूलेक्स के काटने से होता है, ये बात याद रखिएगा। फीमेल एनोफिलीज के काटने से क्या हो रहा था? फीमेल एनोफिलीज के काटने से मलेरिया, फीमेल क्यूलेक्स के काटने से फाइलेरिया होता है। इसके बाद हम लोग आए फंगस इन्फेक्शन देखें ह्यूमन बीइंग में। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन आदि वंश के अनेक कवक फंगल, ये दांत के लिए, रिंग वॉर्म के लिए दांत काट आप सुनते होंगे। तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन आदि वंश के अनेक कवक, अनेक फंगस दांत के लिए उत्तरदायी हैं। यह संक्रामक रोग मनुष्यों में बहुत समान है। तो दांत बहुत सामान्य रोग है मनुष्यों में, ह्यूमन्स बीइंग में बहुत कॉमन बीमारी है। शरीर के विभिन्न भागों जैसे त्वचा, नाखून व शिरोवल्क पर सूखी शल्की विक्षतियाँ इसमें दिखाई देती हैं। इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। तो शरीर के विभिन्न भागों में जैसे त्वचा पर, नाखून पर तथा स्कैल्प पर, सिर की त्वचा, स्कैल्प, सिर, शिरोवल्क पर सूखी शल्की विक्षतियाँ, स्केली लीजन्स, लीजन्स का मतलब है कटफट। तो सूखी और शल्की, सूखी शल्की मतलब कांटेदार, सूखी शल्की कांटेदार विक्षतियाँ, कटफट, उसको हम इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इन विक्षतियों में तेज खुजली होती है। तो ये जो लीजन्स हैं, जो कटफट है, उनमें खुजली बहुत होती है। ऊष्मा और नमी इन कवकों के त्वचा के वलनों, इन कवकों को त्वचा के वलनों जैसे कि ग्रोइन तथा पाद उंगलियों के बीच पनपने में मदद करती है। तो ऐसे अंग हमारे जहाँ पे आपस में अंग एक दूसरे के साथ हैं, तो वहाँ पे वलय बना रहे हैं, मोड़ बना रहे हैं, जैसे कि हमारी उंगलियों के बीच की, पाँव की उंगलियों के बीच ग्रोइन हिस्सा, हमारा ग्रोइन हिस्सा जहाँ पे त्वचा, एक त्वचा दूसरी त्वचा के टच में, वहाँ पे उनके बीच में जो वलन है, फोल्ड है, वहाँ पे पनपने में बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, और गर्मी भी ज़्यादा है भाई, दो अंग एक दूसरे के आसपास हैं, तो वहाँ पे ऊष्मा भी ज़्यादा और नमी भी है। तो ऊष्मा और नमी इन कवकों को त्वचा के वलनों में जैसे कि ग्रोइन एरिया तथा पाद उंगलियों के बीच पनपने में मदद करती है। दाद आमतौर पर मिट्टी से या संक्रमित व्यक्तियों के तौलिए, कपड़े या कंघे तक का प्रयोग करने के कारण हो जाता है। तो दाद, ये जो हमारा रिंग वॉर्म है, ये संक्रमित मिट्टी से हो सकता है या संक्रमित व्यक्ति के तौलिए को, कपड़े को या कंघे का आपने इस्तेमाल कर लिया तो हो जाता है। अनेक संक्रामक रोगों के निरोग और नियंत्रण के लिए व्यक्तिगत तथा जन स्वच्छता बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो संक्रामक रोगों को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो स्वच्छता बहुत इम्पोर्टेंट है। व्यक्तिगत स्वच्छता में शरीर को साफ रखना, पीने के पानी को साफ रखना, शाक सब्जियाँ आदि को साफ रखना, इसका काम किया जाता है। जन स्वास्थ्य में जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, मलमूत्र हैं, उत्सर्ग, एक्सक्रीटा, उसका समुचित निपटारण करना बहुत आवश्यक है। जल कुंडों की सफाई, जलाशयों की, जलकुंडों की, मलकंडों की और तालाबों की समय समय पर सफाई होना चाहिए, उसका विसंक्रमण होना चाहिए, डिसइंफेक्शन होना चाहिए। जन खान पान संबंध में स्वच्छता के मानक का पालन करना चाहिए। यह उपाय विशेष रूप से अनिवार्य हैं जहाँ संक्रामक रोग खाद्य पदार्थ और पानी के द्वारा संचरित होते हैं और जहाँ पे इन्फेक्शियस रोग
फूड प्रोडक्ट्स के कारण या पानी के कारण बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, वहाँ पे इनका इन पैरामीटर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। किस तरह के रोग जो संक्रामक खाद्य पदार्थ या पानी से फैल रहे हैं, जैसे कि टाइफॉइड, अमीबाइसिस, एस्कैरियासिस, निमोनिया, सामान्य जुकाम जैसे वायु वाहित एयरबोर्न डिजीज के मामले में ऊपर बताए गए उपयोगों के अलावा संक्रमित व्यक्तियों के या उनके सामान के निकट संपर्क में आने से बचना चाहिए। तो वाटरबोर्न डिजीज़ के लिए आपने ऊपर की एहतियात बरत ली, और वो डिजीज़ जो एयरबोर्न डिजीज़ है, एयर से हो रही है, जैसे निमोनिया और सामान्य जुकाम आदमी के खांसने से, छींकने से। तो ऊपर बताई गई जो आपकी अभी डिस्कस करी मैंने, वो तो हमें एहतियात करने ही करने हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है कि आप संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। आजकल जैसे हम लोग मास्क लगा के रहते हैं, मास्क लगा के रहें। कीट रोग वाहकों द्वारा संचारित होने वाले मलेरिया, फाइलेरिया जैसे रोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय रोग वाहकों को और उनके प्रजनन स्थानों की जगहों को नियंत्रित करें या ख़त्म कर दें। तो ऐसे रोग जो कि कीट, इंसेक्ट यहाँ पे वेक्टर की तरह काम करें, जैसे हम लोगों ने देखा क्यूलेक्स मॉस्किटो या एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से आपको मलेरिया और एस्कैरियासिस हो रही है, तो हम लोग उनसे बचें। हम लोग क्यूलेक्स और एनोफिलिस मॉस्किटो को अपने अगल बगल पनपने ना दें या उनके ब्रीडिंग वाली जगहों को नियंत्रण कर। अगर वेक्टर नहीं होगा तो वो फैलेगी नहीं बीमारी। यह लक्ष्य आवासीय क्षेत्रों में और उसके आसपास पानी को जमा नहीं होने देने से पूरा हो सकता है, या घरेलू शीतल यंत्रों की नियमित सफाई करते रहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करिए। मच्छर के लार्वा को, डिम्बकों को खाने वाली गंबूजिया जैसी मछलियाँ पालें। खाइयों को, जल निकास क्षेत्रों को तथा दलदलों वाले स्वाम्प स्थान को हम लोग वहाँ पे कीटनाशक का छिड़काव करें, कीट ना बने। और कीट नहीं बनेंगे तो वो वेक्टर का काम नहीं करेंगे, वेक्टर काम नहीं करेंगे तो बीमारी फैलेगी नहीं। इसके अलावा खिड़कियों पर जालियाँ लगा सकते हैं ताकि मच्छर अंदर ना घुसें। भारत भर के बहुत से भागों में हाल ही में रोग वाहित एडीज मच्छर के डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोगों का व्यापक रूप से फैलने के संदर्भ में ऐसे उपाय और महत्वपूर्ण हो गए। आजकल हम लोग देख रहे हैं इंडिया में पिछले कुछ सालों से ये हमारा चिकनगुनिया और डेंगू बहुत तेज़ी से फैला। चिकनगुनिया और डेंगू फैलाने में एडीज मॉस्किटो का रोल है। एडीज मॉस्किटो वेक्टर की तरह काम कर रहा। तो एनोफिलिस मॉस्किटो वेक्टर है मलेरिया का, क्यूलेस मॉस्किटो वेक्टर है फाइलेरिया का, हमारे एस्कैरियासिस का, और एडीज मॉस्किटो वेक्टर है हमारे चिकनगुनिया का, डेंगू का। तो चिकनगुनिया और डेंगू से बचाव के लिए हम लोग को एडीज मॉस्किटो ना आप ब्रीडिंग होने दें, मॉस्किटो को कंट्रोल रखें, मॉस्किटो पॉपुलेशन को। जीव विज्ञान में हुई प्रगति से हमें अनेक संक्रामक रोगों से निपटने के लिए कारगर हथियार मिल गए। अब बायोलॉजिकल फील्ड में वैक्सीन वगैरह बन जाने से अनेक संक्रामक रोगों से, बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज से निपटने के लिए कारगर हथियार मिल गए। टीका, वैक्सीन के उपयोग और प्रतिरक्षी कार्यक्रमों से चेचक जैसे जानलेवा रोग पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया। तो नावाडेज चेचक जो है, चेचक पूरी तरह से हम लोगों ने उस पर पार पा लिया, ख़त्म कर दिया। वैक्सीन के इस्तेमाल से पोलियो, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, टिटनस जैसे अनेक संक्रामक रोगों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया। तो चेचक हम लोगों ने पूरी तरह से कवर कर ली है वैक्सीन के उपयोग के द्वारा, पूरी तरह से उसका हम लोगों ने उन्मूलन कर दिया है। इसी तरह से वैक्सीन को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनस जैसे संक्रामक रोगों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में आप 12वें अध्याय में और ज़्यादा पढ़ेंगे। नए और अधिक सुरक्षित वैक्सीन बनाने के कगार पे है। तो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नई ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा कैपेबल वैक्सीन बनाई जा रही हैं, ज़्यादा सुरक्षित वैक्सीन बनाई जा रही। एंटीबायोटिक्स व अन्य दूसरी औषधियों की खोज ने भी संक्रामक रोगों को प्रभावी ढंग से उपचार करने में हमें बनाया। तो एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट होना और औषधियों का डेवलपमेंट होना संक्रामक रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है और हम लोग को सक्षम बनाया कि हम संक्रामक रोगों को प्रभावी ढंग से उपचार कर सकें। अब हम लोग आ रहे हैं अगले सेक्शन पे, एंटीबॉडीज़, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी पे आ रहे हैं। तो ये आपका अगले लेक्चर में मैं चालू करता हूँ, ये लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ। इसमें मलेरिया मैंने कवर किया, फाइलेरियासिस कवर किया, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाली अमीबाइसिस को कवर किया, और आखिरी में एक है एडीज से होने वाले डेंगू वगैरह का भी जिक्र हम लोगों ने किया।
तो मेन हमारा ये इसमें मलेरिया और फाइलेरिया डिजीज़ का था डिस्कशन। अगले लेक्चर में हम लोग इम्यूनिटी का डिस्कशन करते हैं। तो इम्यूनिटी हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर से, तब तक इसको दोहरा लीजिए। मेन चीज़ आपने जो डिजीज़ पढ़ी हैं उनके कॉजेटिव एजेंट याद होने चाहिए और लक्षण याद होने चाहिए, और जिन बीमारियों के डायग्नोसिस दे रखे हैं डायग्नोसिस याद होना चाहिए। डायग्नोसिस में क्या करना है, कौन सा वेक्टर किसका है ये याद होना चाहिए। इसके आप चार्ट बना लो और वही पढ़ो, ठीक है। इसका आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लो, वही याद कर लो, उसी से क्वेश्चन अगर आएगा तो आएगा। वैसे जो इसका इस चैप्टर का आपका हिट इनका है टॉपिक, वो आपका इम्यूनिटी से आता है एक क्वेश्चन, इम्यूनिटी सेक्शन से आता है क्वेश्चन। कभी कभी वो एड्स या कैंसर से पूछ देते हैं। वैसे इम्यूनिटी उनका सबसे हाई फाई इस चैप्टर का सबसे पसंदीदा सेक्शन है। इम्यूनिटी में हम लोग इम्यूनिटी को पढ़ेंगे तो आपको और उसके बारे में डिटेल में मैं बताता हूँ। ड्रग्स वगैरह भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया, पिछले 2-3 साल से नहीं पूछा गया, तो इस साल उम्मीद है कि ड्रग्स से आपको एक क्वेश्चन आ जाए। तो इम्यूनिटी से तो आता ही आता है, और ड्रग से तो 2 या 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। इम्यूनिटी मेन है, तो हम लोग इम्यूनिटी को पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो इतने को आप पढ़िए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।